जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 बायोलॉजी, द साइंस ऑफ बायोलॉजी के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। तो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, अमूमन ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब आपकी बुक से ही रेलेवेंसी से आराम से मिल जाएंगे। वहीं पे निशान भी लगा लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं और सीख भी लेते हैं कि क्या इनके आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी आपने याद कर भी ली होंगी। इसके बारे में किया जा रहा है। पहला सवाल है जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इसके बारे में बताएं। एनाटमी, पेलियंटोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। पहले आधा ना सिर्फ मैं आपको बताऊँगा बल्कि थोड़ा इसके बारे में मैं कमेंट्स भी करूँगा ताकि आपकी मेमोरी में रहे बात कि आखिर ये ब्रांचेज होती किस चीज़ के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि पहली ब्रांच जो है वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स क्या होती है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो आपके वालदैन में करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि वालदैन से बच्चों में। ठीक है। तो अगर हमारे पास एक सेल होता है ना, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होते हैं प्यारे बच्चों। तो लिहाजा अगर लेट्स से दैट आप अपने माँ बाप की औलाद हो, तो लिहाजा ये आपके पेरेंट्स हैं, इन दोनों ने मिलकर आपको बनाया। सो दीज आर द सेल्स ऑफ योर पेरेंट्स और ये आपका सेल है। तो इसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए के जो सेक्शंस हैं उनको जीन्स कहते हैं, इनकी स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। तो लिहाजा ये जो पेरेंट्स हैं, ऑफस्प्रिंग औलाद को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं। तो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग जो खसूसियात आती हैं, यानी इन सेल से जो खसूसियात इन सेल्स में आती हैं, इसकी स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। इसको इनहेरिटेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि जो भी इसके अंदर होगा वही ट्रांसफ़र होगा ना। यहाँ पे चिड़िया का बच्चा चिड़िया होगा, हाथी का बच्चा हाथी होगा, इंसान का बच्चा इंसान होगा। लिहाजा इंसान के बच्चे बने। सो आई एम जस्ट रियली जोकिंग। सो इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट ऑल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि ना सिर्फ हम इसको स्टडी करते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं करेक्टर्स, बल्कि ये भी स्टडी करते हैं कि अगर कोई जेनेटिक बीमारियां हैं, अगर वालदैन को कुछ बीमारियां होती हैं तो वो आपको भी डेफिनेटली होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, हार्ट डिजीज़, मोटापा, ओबेसिटी कहते हैं इसको। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इवन आपके खून के अंदर जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो ठीक तरह काम नहीं करते, उसके पीछे जेनेटिक मसला होता है और वो दैट डिजीज़ कॉल्ड हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। एंड डेवलप बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसके अलावा आप इनके जीन्स चेंज करके अच्छी वैरायटी भी बना सकते हो, अच्छे प्लांट्स और एनिमल्स को बना सकते हो, ब्रीड्स बना सकते हो। तो क्लास 10 में बायोलॉजी में आप इनके बारे में स्टडी करोगे। इफ़ यू आस्क मी सर इसका जवाब कहाँ से कहाँ तक होगा, तो मैं तो कहूँगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो जाएगी और ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे हेडिंग लगा के इसकी ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ तक लिख सकते हो। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अगला पार्ट देखें तो अब वहाँ पे एनाटमी के बारे में कहा जा रहा है। जेनेटिक्स पढ़ लिया, एनाटमी के बारे में जानते हैं। जी, एनाटमी आखिर क्या होती है? तो बच्चों, इफ़ यू आस्क मी कि सर ये लफ्ज़ कहाँ से लिया गया है, तो ये लफ्ज़ जो है एना का मतलब होता है अब। ठीक है। और ये जो टॉमी है ना, एनाटॉमी, ठीक है, इसका लफ्ज़ लिया गया है टेमनियन से। ठीक है, टेमनियन। और आप सोच रहे होगे अभी टेमनियन क्या होता है? टेमनियन का मतलब होता है टू कट, यानी कि हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को कट करते हैं। ठीक है। और कट करके फिर उनको निकाल कर देखते हैं कि कैसे नज़र आते हैं। तो इसमें कोई भी जानदार हो, हम उसको कट करके उसके अंदर क्या है, उसके अंदर किस किस तरह का सिस्टम है, इसकी स्टडी करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सो एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इंटरनल अंदरूनी फिजिकल ज़ाहरी तौर पे स्ट्रक्चर, उनकी जो साख्त है, इसकी स्टडी को जो है वो एनाटमी कहते हैं, पर्टिकुलरली ह्यूमन। तो एनाटमी में ज़्यादातर जो स्टडी करते हैं हम ह्यूमंस की करेंगे डेफिनेटली। तो ये हो जाएगी डेफिनेशन। इसके अलावा फिर अगला सवाल हो सकता है कि एनाटमी हमें हेल्प किस चीज़ के लिए करती है। देखो ना, बहुत सी बीमारियों को इलाज करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड मेडिकल डायग्नोसिस और डिजीज़ डायग्नोसिस, और इसके अलावा मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट के लिए अगर हमें पता होगा तो हम कोई मतलब जिस तरह हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट बना लेंगे, आर्टिफिशियल किडनी बना लेंगे। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा ये सब स्टडी करने के लिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी स्टडी करने के लिए। ठीक है। सो ये इसकी हो जाएगी सवाल कि व्हाट इज़ एनाटमी, हाउ डज इट हेल्प। ठीक है, ये सवाल आप लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। तो वैसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के तौर पे भी आप ब्रांच का जवाब तो यहाँ तक ही इनफ है। ठीक है। तो चलते हैं अगले ब्रांच की तरफ। जी तो बच्चों, अगली ब्रांच जो है दैट इज़ बेसिकली पेलियंटोलॉजी। ठीक है, अगली ब्रांच है पेलियंटोलॉजी।
तो बच्चों जो पेलियंटोलॉजी है, बेसिकली पेलियंटोलॉजी में वो साइंसदान आ जाते हैं जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या वर्ड है फॉसिल्स? ये जो पुरानी हड्डियाँ मिलती हैं ना हमें ज़मीन में दबी हुई, इसके अलावा पानी की उम्र, चट्टानों की उम्र, ठीक है ना, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, ये पेलियंटोलॉजिस्ट होते हैं। ये भी सवाल आ जाएगा व्हाट आर फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं? तो ये जो प्लांट्स वगैरह दब गए और उनके जो रिमेन्स हैं, बाकियात हैं, इसके अलावा एनिमल्स की हड्डियाँ जो मिल जाएंगी, दांत मिल जाएगी, खोपड़ी मिल जाएंगी, कोई रॉक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी पुरानी, ठीक है ना, इसके अलावा कोई जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, जैसे वो जो इजिप्ट के, मिस्र के पैरामिड्स वगैरह हैं, दैट इज़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। ये सब पेलियंटोलॉजिस्ट ही करते हैं। द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल इज़ द साइनोबैक्टीरियम। इसको 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड ये बैक्टीरिया जो है हमें मिला है। अब ये कहाँ पर है, किस हालत में है, ये कमेंट करके आप बताएं, इस पर रिसर्च करके, ताकि दूसरे बच्चे जो कमेंट पढ़ेंगे उनको भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा अब कहा जा रहा है जी पेलियंटोलॉजी क्या है, तो ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो अबाउट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी हम कैसे बने, ये सब चीज़ें दुनिया में कैसे आई, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स कैसे आए। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, ठीक है, डायनासोर्स भी किसी ज़माने में थे ना, तो ये कैसे आए। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द जाइंट रेप्टाइल्स, तो डायनासोर्स की हड्डियाँ में बताती हैं कि किसी ज़माने में रेप्टाइल्स बहुत बड़े बड़े रहा करते थे ज़मीन पे, दैट रोम्ड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। चलो तुम्हें ये तो पता है कि ये स्टडी ऑफ फॉसिल्स को कहते हैं पेलियंटोलॉजी, इतनी सी इसकी डेफिनेशन है बस। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील स्टडी ऑफ फॉसिल, दैट्स इट, ये ब्रांच की डेफिनेशन हो जाएगी। और फिर ये है कि जी इसकी एग्जामिनेशन हमें हेल्प कैसे करती है, ये सवाल हो जाएगा। लेकिन अब तुमसे मैं ये आज इस वीडियो में तुम्हें सबसे बड़ी बात मैं ये बता देता हूँ कि हमारी ज़मीन 4 बिलियन साल पुरानी है। किसी यूट्यूब वीडियो पे 4 बिलियन व्यूज़ आ जाते हैं ना, समझते हो यार बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। इस तरह से ज़मीन को जितने साल गुजर गए, साल 365 दिन को ज़रब करना है 4 से आपने, तो यू कैन से कि 4 बिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं इस ज़मीन को बने। और कहते हैं जी कि 3.5 बिलियन ईयर्स या 3.8 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ शुरू हो गई थी ज़मीन पे। तो ये है एक एवोल्यूशनरी बात है कि ज़मीन कब बनी, इसके अंदर चेंजिंग्स कैसे आए, इसको एवोल्यूशन कहते हैं। तो पेलियंटोलॉजी बताया कि ऐसे साइंसदान पेलियंटोलॉजिस्ट होंगे जो स्टडी करेंगे फॉसिल्स वगैरह को। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपनी अगली ब्रांच की तरफ, और सवाल क्या हो जाएगा जी, व्हाट इज़ पेलियंटोलॉजी एंड हाउ डज इट हेल्प साइंटिस्ट। ये मैं लिख देता हूँ सवाल आपको, तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो मैं आपको मशवरा दूँ, बड़े कम लोग इस फील्ड में जाते हैं मैरीन बायोलॉजी पढ़ने के लिए, तो आप मैरीन बायोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, राइट, यू कैन बी अ मैरीन बायोलॉजिस्ट। तो मैरीन बायोलॉजी भी एक बायोलॉजी की शाख है, तो इसके बारे में रिसर्च करो कि इसमें आगे अगर आपने जाना है तो कैसे जा सकते हो। और अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो ये नंबर है, व्हाट्सएप करके नोट्स भी हासिल कर सकते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट मैरीन बायोलॉजी। तो बच्चों मैरीन बायोलॉजी बेसिकली क्या है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें द स्टडी ऑफ लाइफ इन दी ओशंस। ठीक है, ये डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ दी लाइफ इन दी ओशंस, यानी कि जो लाइफ है समंदरों में, दरियाओं में। ठीक है, मतलब मैरीन का लफ्ज़ जब आएगा समंदर की बात करेंगे, बहरा की बात करेंगे, मतलब बड़ी चीज़ है ये, बड़ा पानी वाला रिजर्वायर। दरिया में भी आ जाएं आप तो मैरीन बायोलॉजिस्ट किसी हद तक दरियाओं में भी आके स्टडी कर लेते हैं। दुनिया के बहुत बड़े बड़े दरिया हैं, जैसे दरियाए नील है, रिवर नाइल है। तो क्या करती है जी मैरीन बायोलॉजी, हमें क्यों पढ़ते हैं हम, हमें ये बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा न्यू स्पीशीज़ निकलती हैं, पता लगती हैं समुद्रों में कौन कौन सी रह रही हैं। इसके अलावा एड्रेस मैरीन कन्वर्सेशन इश्यूज़ का पता लगता है, यानी कि कोई जो बहरी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं उसका अंदाज़ा होता है। अब क्या होता है समंदरों में, बहराओं में क्या मिलता है आपको, कोरल रीफ जैसे जानदार मिलते हैं। अभी आप इसको गूगल कीजिएगा जब आप वीडियो देख लें कंप्लीट, स्पोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आप कोरल रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हैं कोरल रीफ्स वगैरह होती हैं, स्पॉन्जेस वगैरह। इसके अलावा बहुत सी मैरीन लाइफ है जिसमें वेल्स का आपने बड़ा सुना हुआ है कि समुद्री मछली है, बहुत बड़ी मछली है, और कोई इसमें कोई शक नहीं, हकीकत है कि बहुत बड़ी मछली है ये। मैरीन बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप स्टडी करते हो ओशंस की और उनके अंदर रहने वाले जानदारों की बायोडाइवर्सिटी की। तो ये भी सवाल आ सकते हैं कि व्हाट इज़ मैरीन बायोलॉजी एंड हाउ डज इट हेल्प्स अस। ठीक है, और इसके अलावा आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, इसकी जो 2 एग्जांपल्स हैं ना, कोरल रीफ्स और वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ, इसको ऐसे बना सकते हो।
सो ये जनाब होगी हमारी मैरीन बायोलॉजी। तो बच्चों अगला सवाल ये किया जा रहा है कि पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी, राइट, पैथोलॉजी। तो बच्चों पैथोलॉजी तो आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ ही रहा है, यहाँ पर मैरीन बायोलॉजी के बाद पैथोलॉजी है। पैथोजेंस होते हैं, आप कह लो कि बहुत से ऐसे छोटे मोटे जानदार होते हैं जो हमें बीमारी कर सकते हैं हमारे अंदर। याद रखना उन्हीं जानदारों की बात होगी जो बीमारी कर सकते हैं, उनको पैथोजेंस कहेंगे। तो लिहाजा क्या करते हैं जी, पैथोलॉजी में हम डिजीज़ की स्टडी करते हैं कि उन पैथोजेंस ने हमें डेफिनेटली कोई ना कोई बीमारी की हुई है। जैसे वायरसेस होते हैं, ये पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया पैथोजेंस हो सकते हैं। मतलब कुछ भी छोटे छोटे जानदार जो हमें बीमारियां करते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। सो इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़ेज, बीमारियों की स्टडी है। देयर कॉजेज, और क्यों हुई वो बीमारी, इसका पता लगाना होता है। एंड इफेक्ट्स, और अगर लेट्स से दैट वो बीमारी हो भी गई है तो क्या करेगी वो, आखिर हमारा सांस बंद कर देगी, खून में कमी कर देगी, जिस्म का कोई हिस्सा ख़राब कर देगी, वो बीमारी कर क्या सकती है, उसके इफेक्ट्स। तो ये तीन बातें याद रखनी है। द स्टडी ऑफ डिजीज़ेज, देयर कॉजेज़, कॉजेज़ में वजूहात क्या होंगी, एंड देयर इफेक्ट्स, कि वो क्या कर सकती हैं, उनके नताइज क्या निकल सकते हैं। सो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक द स्टडी ऑफ से लेकर, बच्चे कहते हैं ना दरअसल शॉर्ट बताया करें, तो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। पैथोलॉजी भी हेल्प करती है हमें, जैसे बीमारियों का इलाज करने में, बीमारियों से बचाने में, प्रिवेंशन बचाने को कहते हैं। इसके अलावा उनकी ट्रीटमेंट करने में, उनका मुआवजा करने में, इलाज करने में। फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस का मतलब सिर्फ इलाज करना नहीं होता, पता लगा के इलाज करने को डायग्नोसिस कहेंगे, और ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ इलाज करना होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट, अब जो पैथोलॉजी पढ़ता है वो पैथोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, स्टडीज हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉजेज कैंसर। अब पैथोलॉजिस्ट मतलब एक एग्जांपल ये दी है, बहुत सी और एग्जांपल्स हैं, एक दो आप कमेंट में भी करके बता दो। तो ये पैथोलॉजिस्ट क्या क्या करते हैं, बहरहाल एक बात ये करते हैं कि जो कैंसर के जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो ऑनकोलॉजिस्ट होते हैं, मैं चलो आपको एक और बात बता देता हूँ। ऑनकोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर है, ऑनकोलॉजिस्ट। ऑनकोलॉजिस्ट कौन होंगे, जो स्टडी करेंगे कैंसर के सेल्स की एंड ये वो सब चीज़ों की। तो कैंसर क्या होता है कि सेल्स अपनी मर्जी से डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं, इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन। स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉजेज कैंसर। सो इससे क्या होता है कि ये जो सेल्स बढ़ गए, लेट्स से दैट कि आपकी ये स्किन में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ गए हैं एंड मसला हो गया ये, यू नो, दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ कैंसर, राइट। दैट इज़ कॉल्ड अनकंट्रोल्ड डिवीजन। और स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉजेज कैंसर, और फिर ये स्प्रेड करते हैं, यानी कि अब मेरे तो हाथ में यहाँ पर थे ना, लेट्स से दैट कि वो बॉडी में दूसरे हिस्से में जा रही हैं और वहाँ पर भी जाके मसला कर सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो ये होता है जी पैथोलॉजी में। सो चलें, ये भी हो गया। सो अगर नोट्स चाहिए इनके तो मैं आपको नोट्स भी दे सकता हूँ, अभी डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सएप मेरा, वहाँ से आप डायल करें और माइनर सी अमाउंट पे करके आप नोट्स ले सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अगला सवाल, अब ये तो हो गया ख़त्म, अगला सवाल देखते हैं। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ और हैचिंग। यानी कौन सी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो हमें समझाती है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार की डेवलपमेंट के बारे में, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, यानी कि जैसे वो फर्टिलाइज हुआ और फिर उसका पैदा हुआ, पैदा होना मीन अंडे से निकला तो हैच हुआ। अगर डायरेक्ट मैमल्स वगैरह आपको पता है डायरेक्ट अंडा नहीं देते, वो बच्चा पैदा करते हैं तो उसको बर्थ कहते हैं। अगर मैमल्स वगैरह बच्चा पैदा करेंगे तो दैट इज़ बर्थ। अगर रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, वो अंडा देंगे, कीड़े मकोड़े अंडा देंगे, उसमें से अगर बच्चा निकलेगा दैट इज़ कॉल्ड हैचिंग। तो कहते हैं जी बताओ फर्टिलाइजेशन से लेकर हैचिंग तक का मामला क्या है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, स्पर्म और एग के मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी मदर सेल और फादर सेल जब आपस में मिलते हैं इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये मदर सेल है, इसे हम एग कहेंगे, ठीक है। ये फादर सेल है, इसको हम स्पर्म कहेंगे, स्पर्म। तो दोनों मिलते हैं, इन दोनों के मिलने को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद आप कह लो कि ये एक सेल, जैसे ये दो सेल्स मिलकर एक सेल बनाते हैं, इसको जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट फिर आगे से भी अंदर से डिवाइड होना शुरू होता है, बहुत से मल्टी सेलर जानवर बनता है और एक बच्चा बन जाता है, उसको फिर हम बर्थ होती है उसकी, फिर उनको कहते हैं फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का मामला हो गया। हैचिंग हो रही है, फिर बाद में अंडे से निकल रहा है, टूट के अंडा निकाल रहा है बच्चा। तो अब प्यारे बच्चों इसको ज़रा हम देखते हैं कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच जो है इसमें इन्वॉल्व है, वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो बेटा ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी क्या कर रहे हैं, अबाउट दी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टिल दी बर्थ, तो वो एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियो क्या कहते हैं, जब मैंने आपसे कहा था कि जो स्पर्म है और एग है, ठीक है, ये फ्रॉम मदर है, ये फ्रॉम फादर है, और ये दोनों आपस में मिले हैं, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और क्या बना है, जाइगोट,
क्या बना है बताएं? यस, ज़ाइगोट। अब जो ज़ाइगोट है ये एक सिंगल सेल स्टेज है, याद रखिएगा, सिंगल सेल है ये। ज़ाइगोट इज़ अ सिंगल सेल स्टेज। सिंगल सेल से फिर ये क्या बनता है? मल्टी सेल बनता है, यानी बहुत सी डिवीजन करता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो फिर इसमें बहुत से सेल्स आ जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन अभी ये डेवलप प्रॉपरली नहीं हुआ, तो आप इसको कहोगे एम्ब्रियो। ओके, क्या कहोगे इसको? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो फिर कह लो कि अपने पूरा गेस्टेशन का एक पीरियड होता है, फिर एक बच्चा बन जाता है, वटेवर, जैसे वो मेंढक का बच्चा बना लें, दैट इज़ अ फ्रॉग फिश, ठीक है। तो फ्रॉग फिश जो है वो क्या करेगी? वो फिर अपने आप को फ्रॉग में कन्वर्ट करेगी। तो ये फ्रॉग फिश कहाँ से निकलती है? हैच होती है अंडे से। तो फिर दैट इज़ द डेवलपमेंट प्रोसेस को कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। लेकिन इस एम्ब्रियो को कैसे ये बना बर्थ तक, या कह लें कि कैसे एम्ब्रियो डेवलप हुआ, ज़ायगोट से एम्ब्रियो कैसे बन गया, इसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ द प्रोसेस और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज एग, यानी ये फर्टिलाइज एग जो है जिसे हम ज़ायगोट कहते हैं, फर्टिलाइज एग से लेकर एम्ब्रियो तक के बनने को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। तो यहाँ से जनाब यहाँ तक क्लोज करेंगे इसके आंसर। फिर आप ये भी पूछें सर ये क्यों पढ़ते हैं हम? भाई साइंटिस्ट ने टिश्यूज़ की स्टडी करनी होती है, ये सेल्स वगैरह जो डेवलप हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं, ऑर्गन फॉर्मेशन कैसे हो रही है, डिफरेंट ऑर्गन कैसे बन जाते हैं। साइंस बड़ी तरक्की कर रही है, ये भी चीज़ें जान जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। एंड आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, इसके अलावा अगर कोई बच्चा सही पैदा नहीं हो रहा, उसकी टांग नहीं है, उसका मुंह टेढ़ा बन गया, उसका सर डेवलप नहीं है, उसको कोई बीमारी है, तो वो इसको कहते हैं बर्थ डिफेक्ट। तो वो भी मतलब कुछ बीमारियां तो पैदाइशी होती हैं, सब कहते हैं पैदाइशी बीमारियां, दैट इज़ बर्थ डिफेक्ट्स। लेकिन कुछ बीमारियां फिर आपको पैदाइश के बाद भी हो जाती हैं। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और फिर इनकी बीमारियों की हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, यानी कि हम इनका मुआवजा भी करते हैं। ये आप लिख सकते हो सवाल के भी, व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। और ये उसी सवाल का जवाब है सारा, बस ये सारा लिख दो बेशक, ठीक है। सवाल क्या था, रिवाइज कर लेते हैं। सवाल था कि कौन सी ब्रांच जो है वो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ में हेल्प करती है, दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है जी। उसके बाद अगला सवाल जो है वो क्या किया जा रहा है? तीसरा सवाल है जी, हाउ इज़ द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। अब तीनों को मतलब अगर आप डिफ़ाइन कर देंगे तो आप ये बात एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसकी हम ऊपर बहस कर लेते हैं कि अगर मेडिसिन का प्रोफेशन है, एक सर्जरी का प्रोफेशन है, और एक एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री होती है जिस तरह ये आपने देखा होगा, जो भैंसें पालने वाले हैं, बकरियां पालने वाले हैं, इनको हम एनिमल हस्बेंड्री के शोबे में रखते हैं। तो लिहाजा लेट्स टॉक अबाउट कि क्या है मेडिसिन का शोबा, प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन, और फिर सर्जरी, और फिर एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो ना, यहाँ पर इन्होंने दोनों बातें इकट्ठी लिख दी हैं जी, मेडिसिन और सर्जरी को इकट्ठा लिखा हुआ है। तो यू कैन राइट दिस पैराग्राफ। अब मेडिसिन में क्या होता है, ये जो मेडिसिन पढ़ते हैं, ये बेसिकली सही पूछो ना मुझसे तो ये शोबा जो है ये एमबीबीएस का शोबा होता है, ठीक है। अब कहोगे सर ये एमबीबीएस क्या है? दैट इज़ बेसिकली, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मेडिसिन बैचलर एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, एम मेडिसिन बैचलर एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, मेडिसिन बैचलर एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। यानी कि ऐसा पढ़ने वाला साइंसदान जो कि एमबीबीएस कर रहा है। इसमें क्या होता है, एक मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। आपको पता है मेडिसिन खाते हो, सर में दर्द है, पैनाडोल खाते हो, उसमें पैरासीटामोल होती है। तो इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड। और सर्जरी में क्या होता है, जो भी आपकी लेट्स से दैट के कहीं ट्यूमर है, कहीं खून की नाली बंद हो गई, हार्ट का कोई ऑपरेशन हो गया, लंग्स का कोई ऑपरेशन हो गया, तो ये सब वो करते हैं। ये इनकी भी फील्डें होती हैं, किस किस में इसने जाना है साइंसदान ने, डॉक्टर ने। रिप्लेस और रिमूव, फॉर द प्रोफेशन स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट 5 ईयर बैचलर डिग्री। तो यहाँ से आप लिख लोगे ये बात, ये आप बता दिया आपने मेडिसिन और सर्जरी के बारे में। अब वो कह रहा है कि कैसे डिफरेंट है एनिमल हस्बेंड्री से। अब एनिमल हस्बेंड्री को भी पढ़ लेते हैं। तो जब ये तीनों आप बातें लिख देंगे ना, तो फिर आपका इस सवाल का जवाब बन जाएगा, ठीक है। ये भी अब एनिमल हस्बेंड्री आपके सामने है। इसमें क्या होता है जी, आपने लाइव स्टॉक, यानी जो जानदारों का आपके पास रेवड़ है उसे लाइव स्टॉक कहते हैं। चाहे मुर्गियाँ पाल ली आपने, भैंसें पाल ली, बकरियाँ पाल ली, तो उस रेवड़ को, ठीक है, उस रेवड़ को आप क्या कहोगे, लाइव स्टॉक, ठीक है, रेवड़, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ।
सो अब क्या हो रहा है जी कि इसमें आप ना सिर्फ उनके बच्चे पैदा करवाते हो, मतलब बकरियां रखी तो बकरियों के बच्चे हुए फिर बड़े करके सेल कर दिए, भैंसें रखी बच्चे पैदा कराए बड़े कर दिए, मुर्गियों के अंडे करवाए अंडे से बच्चे निकाले सेल कर दिए, लॉट ऑफ थिंग यू आर डूइंग। सो ब्रीडिंग कहते हैं इस अमल को, बच्चे पैदा करवाना एंड केयरिंग, इसके अलावा संभालना बड़ा करना उनको, तो ये एनिमल हस्बैंड होता है बेसिकली ना। हस्बैंड आप जैसे लड़कियाँ समझती हैं जी कि बस आपका शौहर ही जो है वो हस्बैंड होगा, नहीं नहीं। अगर आप किसी का ख्याल कर रही हैं वो आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका एनिमल भी हस्बैंड हो सकता है, लेकिन हमने अमूमन हस्बैंड का लफ्ज़ जो है वो शोहर के लिए कह दिया है कि भाई जो एक लड़की का खामद होगा उसको हस्बैंड कहेंगे। लेकिन हाँ, आप अपने जानवरों के हस्बैंड भी हो सकते हैं। आज की क्लास के बाद ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी पॉइंट आ रहा है आप कमेंट करके बता दे, रोकिएगा ना उस पॉइंट को। सो आई एम जस्ट रियली जोकिंग। सो टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, और ये क्यों उनको बड़ा करते हैं, ब्रीड करते हैं, ताकि उनको अच्छी क्वालिटी के जानदारों को बढ़ाएं, उनकी अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। अगर एक बकरी है तो 2 कर लें, 2 है तो 10 कर लें, 10 है तो 20 कर लें, 20 है तो 1000 कर लें, 1000 है तो 2000 कर लें। बड़ा काम होता है ये भी प्यारे बच्चों, ठीक है। वैसे मैं आपको दीनी लिहाज से बताऊँ तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही शोबा था। वो एनिमल हस्बेंड्री करते थे, उन्होंने बकरियाँ पाली और फिर उनका कारोबार किया, तो ये बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है, ये तो सुन्नत भी है। सो फॉर इट्स आगे चलते हैं। फॉर इट स्टूडेंट्स कैन परसू 4 years BS डिग्री। इसमें अब एनिमल हस्बेंड्री में कोई भी ब्रांच चूज़ करके आप एक प्रॉपर तरीके से इस प्रोफेशन को अख्तियार कर सकते हो। तो इस तरह डिफरेंट हो गया। अगर आप सर्जरी कर रहे हो, मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हो, वो तो सारा हो गया MBBS, मेडिसिन बैचलर सर्जरी। लेकिन यहाँ पे आप जान रहे हो किसी जानदारों को पालने का तरीका, और इसका 4 साल कोर्स करोगे आप, तो ये होगा आपका एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल अब क्या किया जा रहा है, अगला सवाल जो है वो चौथा सवाल है। अब देखें ब्रांचों की जान ही नहीं छूट रही इस चैप्टर के अंदर। तो अगला सवाल आ गया मॉर्फोलॉजी इन फिजियोलॉजी। तो ये भी बड़े मज़े की ब्रांचेस हैं, ठीक है, पढ़ते हैं इनको भी। मॉर्फोलॉजी तो प्यारे बच्चों पहली ब्रांच है ना आपके इस ब्रांचेस के टॉपिक में। मॉर्फो का मतलब याद रखो शेप होता है, मॉर्फो का मतलब होता है शेप। तो मॉर्फोलॉजी क्या होगी, द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आप मॉर्फोलॉजी कहोगे। सो मॉर्फोलॉजी स्टडीज दी आउटवर्ड अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी में बस आप बाहर किस तरह कोई दिखता है, जैसे मैं भी एक जानवर का नाम लूँगा घोड़ा, हॉर्स, तो आप बिल्कुल कहोगे सर ये तो हमें पता है, घोड़ा तो हमें इसकी शेप का पता है हमें। अब मैं आपके सामने एक और जानदार का नाम लूँगा, अभी आप इस वीडियो के बाद गूगल कर लीजिएगा, सीयू क्यूकम्बर। अब आप कहोगे सर ये कौन सा जानदार आपने बताया, सीयू क्यूकम्बर, मैंने तो उसके बारे में कभी नहीं सुना। देखो इसकी अब आपको शेप दिमाग में नहीं आ रही, इसकी आपको अभी किस तरह का दिखता है ये दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन ये देखो ना सी क्यूकम्बर भी एक जानदार है। अगर क्यूकम्बर का आपको पता है तो आप सोच रहे होगे क्यूकम्बर की तरह ये खीरे की तरह होगा, तो हाँ होता है खीरे की तरह ही है, लेकिन अगर आप गूगल करोगे तस्वीरें तो आपको पता लगेगा कि भाई सी क्यूकम्बर जो है ये तो बड़ा मज़े का जानदार है, ये तो इसकी तो मॉर्फोलॉजी पढ़नी चाहिए। तो आप कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, आप इंसेक्ट्स के अलावा आप एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, इनकी शेप्स को, उनके उनके कट्स को, शेप, कलर, पैटर्न्स को स्टडी करना शुरू कर देते हो। स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ये 2 लफ्ज़ जुड़े हुए हैं इस लफ्ज़ के साथ, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर किसी भी जानदार के, ये इसकी डेफिनेशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप ये कह सकते हो जी कि क्या करती है मॉर्फोलॉजी, हमें शेप, कलर, पैटर्न बताती है। इसके अलावा थोड़ा बहुत अगर इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर की भी मॉर्फोलॉजी हो सकती है। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना भी थोड़ी देर पहले कि एनाटमी क्या होती है, कि ये आपके अंदर के बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लेन करने को कहते हैं। एनाटमी याद रखो, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर बॉडी के आउटर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे तो मॉर्फोलॉजी है, इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे तो वो एनाटमी है, ठीक है जी। सो चलते हैं अब अगले ब्रांच की तरफ, जो कि मेरे ख्याल में फिजियोलॉजी था। अब फिजियोलॉजी अगर आप बात करेंगे तो फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। फिजियोलॉजी में याद रखो किसी भी जिस्म का हिस्सा काम कैसे कर रहा है, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, पार्ट। अगर लेट्स से दैट आप कहते हो जी आँख है, तो आँख अगर लेट्स से दैट देख रही है, तो आँख देख कैसे रही है प्यारे बच्चों, इसके पीछे क्या बायोकेमिस्ट्री है, इसकी शेप कैसे है, इसके अंदर कौन से केमिकल ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जिससे हम देख पा रहे हैं, दैट इज़ फिजियोलॉजी, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम फॉर्म एंड फंक्शन की स्टडी करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे फॉर्म तो नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो जाए, डेफिनेशन याद कर लो आप। इसके अलावा आप कह सकते हो कि भाई अगर पूरे जिस्म में ब्लड सर्कुलेट करता है और वाइटल सब्सटेंसेस वगैरह जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसकी फिजियोलॉजी क्या है।
मतलब बॉडी में कहीं पर भी सेल के अंदर चलेगा, उसकी फिजियोलॉजी, ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, उसकी फिजियोलॉजी, मतलब फंक्शन कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो बस ये काम कैसे कर रहा है, ये लफ्ज़ अगर आप याद रखेंगे तो फिर समझ लें कि आपको याद रहेगा फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, बॉडी का कोई भी हिस्सा काम कैसे कर रहा है, व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, राइट। सो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल जो है वो किया जा रहा है जी, अब तो मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी भी कर लिया, अब हम करते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये आजकल बड़ी फील्ड आगे जा रही है जनाब। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या होती है? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बेसिकली कंप्यूटर और बायोलॉजी का आपस में ना कॉम्बिनेशन है। अब तो बायोलॉजिस्ट भी कंप्यूटर उनको सीखना चाहिए, तो मैं आपको भी कहूँगा आपकी सब्जेक्ट कंप्यूटर तो नहीं है, लेकिन आप हमसे ऑनलाइन शॉर्ट कोर्स कर लो कोई कंप्यूटर का, वर्ड, एक्सेल, कंप्यूटर के बारे में जितना भी कोई कोर्सेज होते हैं तो वो लाजमी करो कि आधा घंटे की क्लास ले लिया करो। ये बैच वगैरह बनाकर हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो है बेसिकली क्या है, इट्स अ बायोलॉजी इन विच साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स, ठीक है, एल्गोरिथम, जिस तरह यूट्यूब का एल्गोरिथम है ना, एक पैटर्न है, एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस। कंप्यूटर में आपको पता छोटी छोटी चीज़ें, गिफ आप मोबाइल में किसी को भेजते हो, गिफ, GIF गिफ, वो एक सिमुलेशन कहलाती है। डायग्राम्स वगैरह आप देखते हो ना, कैसे कोई पानी फिल्टर हो रहा है, ये वो, उस तरह की कंप्यूटर में डायग्राम्स बनाई जाती हैं टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ताकि इन सिमुलेशन से बायोलॉजिकल सिस्टम समझ में आए, इन मैथमेटिकल मॉडल से बायोलॉजिकल सिस्टम समझ में आए, एल्गोरिथम से बायोलॉजिकल सिस्टम समझ में आए, एंड रिलेशनशिप्स, और फिर इनका आपस में सबका ताल्लुक भी हम देखते हैं, यानी इन तीन चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक है ये भी हम निकालते हैं। सो दिस कॉल्ड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। सो इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। अब क्या क्यों पढ़ते हैं? ताकि जितना भी डाटा है उसको एनालाइज करें, सच एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस स्टडी किया जा सकता है, इसकी एग्जांपल हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है जी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द साइंटिफिक मेथड, यानी कि क्या है ऑब्जर्वेशन, क्या है एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिफिक मेथड में, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन में आप ये सारा पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या आपने लिखना है, ये जो साइंटिस्ट हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इसको ना उर्दू में हम कहते हैं मुशाहिदा। ठीक है, उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, मुशाहिदा कहते हैं, मुशाहिदा। मुशाहिदा क्या होता है कि आप किसी चीज़ को देख रहे हो और देखने के बाद उसको आप सोच रहे हो। जैसे आप पंखे की तरफ देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई इसके तो विंग्स होते हैं, इसमें तो मौजूद है डिफरेंट किस्म के विंग्स, और इसके अलावा इसमें जो है इसका कलर वाइट है, इसमें लाइनें हैं। तो आप जो मुशाहिदा कर रहे हो, जो देख रहे हो, इसको ऑब्जर्वेशन। जैसे माइक्रोस्कोप आपने ऑन कर ली और आप देख रहे हो कि भाई मॉस्किटो की आंख तो बहुत बड़ी है, इसके तो एक एंटीना भी है, इसके तो जिस्म पे थोड़े थोड़े से बाल भी आप देख रहे हो, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन, इसको कहते हैं मुशाहिदा। ठीक है, अब इसकी ऑब्जर्वेशन की भी जो है ना दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटी ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि जिसमें आप कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर्स। ठीक है ना, जैसे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि भाई फ्लावर का ये कलर है, तो कलर को आप गिन तो नहीं सकते ना, कलर एक फिजिकल फिनोमेना है। और टेक्सचर ऑफ फ्लावर की, उसकी मतलब जो शेप है उसको तो आप गिन नहीं सकते हैं ना। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती है, एक मेजरमेंट हो सकती है। ठीक है, जिस तरह आप साइज़ ले रहे हो, लेट्स से दैट कि आप ये A पॉइंट से B पॉइंट का कोई साइज़ ले लो, दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जिस तरह आप एक निब है, आपको पेन की निब नज़र आ रही है, तो इस निब का साइज़ ले लो ना आप। सो न्यूमेरिकल डाटा बना लो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जिसको आप क्वांटिटी में शो करो। एग्जांपल मस्ट है, आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं। सो अब क्या होगा जी, नंबर ऑफ बर्ड्स ऑफ इन अ ट्री, कितनी परिंदे रहते हैं किसी दरख्त पे, ये मेजर किया जा सकता है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट। याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम अच्छा समझते हैं बनिस्बत के क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को। क्वालिटी कलर होना या उसका कोई टेक्सचर होना फ्लावर का, ये क्वालिटी ऑब्जर्वेशन है। इससे अच्छा है कि हम कोई एक्यूरेटली कोई डाटा लें। सो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर इनवेरिएबल। क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन तो फिर आपको पता है बहुत ज़्यादा वैरायटी रखती हैं, तो इनवेरिएबल है, मजरेबल है, मजर भी कर सकते हैं, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और नंबर की शक्ल में इनको हम गिन भी सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन, तो क्लियर हो गया आपको ऑब्जर्वेशन क्या होती है। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन क्या होती है। देखें, इसका जवाब आप लिख सकते हैं, ये पूरा पैराग्राफ, राइट। तो अब क्या होती है जी एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट ये होता है कि लेट्स से दैट कि
आपने अब कोई लैब में फंक्शन परफॉर्म किया जाके, ठीक है, आपको एक बात पता लग गई थी जी कि लेट्स से दैट कि भाई ये एक हाइपोथेसिस है। ऑब्जर्वेशन को अगर आप लिख देते हैं, इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। मैं सिंपल लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ, किसी भी ऑब्जर्वेशन का लिखा जाना हाइपोथेसिस कहलाता है। थीसिस मीन कुछ बात लिखना, हाइपो मीन के पहले। तो एक्सपेरिमेंट से पहले आप कोई बात कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टू प्रूव करेक्ट एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट। अब कभी कभी ये होता है कि एक्सपेरिमेंट करके जो हाइपोथेसिस किसी ने कही है उसको आप गलत साबित कर सकते हैं। मतलब किसी की ऑब्जर्वेशन जो थी उसने जब लिखी तो वो हाइपोथेसिस बन गई और आपने जब एक्सपेरिमेंट किया उसको गलत साबित कर दिया। फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट हाइपोथेसिस जो है उसको आप रिजेक्ट कर देंगे, उसको गलत कर देंगे, ठीक है। और साइंटिस्ट जो है वो नई डिडक्शंस निकालेंगे फ्रॉम एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, यानी कि अब वो अखज़ कर सकते हैं कि भाई यहाँ से तो ये बात तो गलत साबित हो गई है, एंड देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट टू कंटिन्यू दी करेक्टनेस ऑफ दी हाइपोथेसिस। जैसे हाइपोथेसिस थी जी मलेरिया जो है वो फैलता है जी गंदे पानी के पास रहने से। आपने पढ़ा अगले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। तो गंदे पानी से तो मलेरिया फैलता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हाइपोथेसिस थी जो कि गलत थी। हालांकि मलेरिया तो प्लाज्मोडियम से फैलता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि प्लाज्मोडियम वाली हाइपोथेसिस सही थी और गंदे पानी के पास रहने वाली हाइपोथेसिस थी, ऑब्जर्वेशन थी, वो गलत थी। तो वो मलेरिया वाली एग्जांपल बहुत अच्छी है साइंटिफिक मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी को रेफरेंस बना के बार बार कोई भी बात एक्सप्लेन कर दिया करें ताकि आपका एक डाटा जो है वो अच्छा बन जाए, ठीक है। सो मेरे ख्याल में जो मलेरिया वाली एग्जांपल है वो आपकी आएगी अगले चैप्टर में ही आएगी मेरा ख्याल है। सो लेट मी चेक, इस चैप्टर में तो नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है इसी चैप्टर में है, ठीक है ना। मलेरिया वाली एग्जांपल आपकी जो साइंटिफिक मेथड एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी टॉपिक से कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी नाइस। तो आप इसी को याद रखिएगा साइंटिफिक मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए मलेरिया की एग्जांपल्स को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये हमारे पास जनाब थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जो ऐसे आपको नोट्स की शक्ल में तो नहीं चाहिए थे, लेकिन मैंने फिर भी आपको बुक से सारा रेफर बना दिया। लेकिन आपको फिर भी अगर कोई दस्तावेज़ चाहिए एग्जैक्ट लिखी हुई तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप जो है वो करवा लो। यू कैन हैव दैट इन अ वेरी माइनर अमाउंट। आप थोड़ा सा अमाउंट पे करके वो मेरे से डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हो, बल्कि पूरे चैप्टर के ही मंगवा लो। एक ज़रा सी अमाउंट पे करके आपको पूरे चैप्टर के नोट्स ही मिल जाएंगे। आपके कोई 8-10 चैप्टर हैं या आई होप सो। लेट मी चेक कितने हैं। हाँ बिल्कुल, 8-10 की बजाय एक ज़्यादा हो गया, 11 चैप्टर्स हैं, तो इनके आप नोट्स हासिल कर सकते हो। सो अभी चैनल को सब्सक्राइब की ज़रूर करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपकी वीडियोस बनाने में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर बड़ा डिसहार्ट होता हूँ मैं कि भाई लोग देख के जा रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो टीचर हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे हमारी एनर्जी बूस्टअप होती है। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं बाकी तमाम बुक की वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए एंड आपकी इंशाल्लाह हेल्प करूँगा। और जो भी वीडियोस आपको चाहिए जल्दी चाहिए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको जल्दी बना के दे दूँगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching GS Academy.